बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। हामिद मीर और नसीम ज़रा साहबा जब एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो हामिद मीर साहब ने एक सवाल उठाया। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले पता थीं, मैंने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में, गालिबन सितंबर अक्टूबर में मैंने एक प्रोग्राम किया था 2021 में, यानी 2022 गुज़िश्ता साल तो 2022 था, 2021 में मैंने एक प्रोग्राम किया था। उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भुगतने पड़े थे क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का पता चला था और मैंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहकर मुखातिब किया था। बात ये हो रही थी कि इमरान खान साहब से पूछा जाए कि उनको कौन मजबूर कर रहा था कि इसराइल को तस्लीम करें या इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करें। और दूसरा, नसीम ज़रा साहब ने कहा कि इंडिया को लेकर भी जनरल बाजवा किसी और तरह सोचते थे और इसराइल को लेकर भी नॉर्मलाइजेशन वो चाहते थे। एक्चुअली ये कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले कई मरतबा बताया, आज से 1.5 साल पहले, कि इमरान खान साहब पे बहुत दबाव है। ये तो हम बता नहीं पाते थे क्योंकि उस वक्त हालात किसी और तरह के थे। हालात अब भी कोई इतने साजगार नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ना खुलकर यूँ बात नहीं करते थे। जब सहाफ़ी इकट्ठे होकर बैठते थे या एक डिस्कशन होती थी तो उसमें वो फूड फॉर थॉट या वो इस तरीके से बात करते थे कि पाकिस्तान को दुनिया के नॉर्मल मुल्कों की तरह बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान ने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें। हमारे लोग बहुत गुमराह रहे हैं, हमने लोगों को मिसगाइड किया है, पाकिस्तान एक अलग तरीके से चलता रहा है, ये चीज़ें गलत हैं, पाकिस्तान को सोचना होगा, पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त है। वो इस तरीके से बात करते थे कि आज अरब्स जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं और उनके दरमियान कितनी ज़्यादा ट्रेड हो रही है जिसका कितना फ़ायदा है। बहुत सारे शोबों में कई ममालिक आगे हैं जिनसे हमारे कोई ताल्लुकात नहीं हैं, तो पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने चाहिए। इस तरीके से वो गैर महसूस अंदाज में मीटिंग्स के अंदर ये कोशिश करते थे कि इसराइल को लेकर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तब्दील हो जाए। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की कि जो लोग 1-on-1 मुलाकात करके आते थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, उसके बाद उनके मौक़िफ़ में एक तब्दीली आती थी इसराइल को लेकर। 3-4 सहाफ़ी इन हालात से गुज़रे हैं। एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े मकबूल जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका मुझे टेलीफ़ोन आया और मेरे साथ वो बातचीत कर रहे थे। उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। मैं नाम उनका नहीं लूँगा अभी, वो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। और उन्होंने मुझे कहा कि जनरल साहब तो ये सोचते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ किए जाएँ। तो मैंने कहा सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तानी तो इसमें नहीं मानेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक मौक़िफ़ था और हर पाकिस्तानी का एक मौक़िफ़ है, और जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ मिले। तो एक बात ये भी आर्गूमेंट के तौर पे की जाती थी कि कश्मीरियों के हक़ के लिए अरब्स क्योंकि वैसे खड़े नहीं होते, तो हम फ़लस्तीनी जो कि अरब्स हैं उनके हक़ के लिए उस तरह से क्यों खड़े होते हैं। ये भी एक बहस शुरू की गई थी और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो की गई थी। अब मैंने उसमें वो जो सहाफ़ी थे उन्होंने कहा जी अब मेरे से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिबेट के अंदर शामिल करूं और इन चीज़ों पे बातचीत शुरू करूं। तो मैंने उनसे कहा जी ये ख़तरनाक है, आग से खेलने के मुतरादिफ़ है। पाकिस्तान में इस मौक़िफ़ के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और मेरा भी ये मानना है, यानी मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिलना चाहिए पहले, और उसके बाद कोई एक सलूशन निकले ना इस मसले का, तो उसके बाद ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ हो सकते हैं। लेकिन पहले फ़लस्तीनियों को उनके जीने का हक़ मिलना चाहिए और उनको उनकी रियासत मिलनी चाहिए, उनके मुतालबात पूरे होने चाहिए। उनको तो वहाँ इबादत करने की भी इजाज़त नहीं है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक मौक़िफ़ था, तो उस मौक़िफ़ से पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरे से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है या मेरे पे ये दबाव है कि मैं ये वाली बात करूँ। तो उस पर फिर मैंने उनसे कहा कि आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है तगड़ा। तो उन्होंने कहा मैं एक इंटरव्यू करने वाला हूँ इमरान खान साहब का। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि फिर आप इमरान खान साहब से ये सवाल पूछ लें। तो सवाल तो आप पूछ ही सकते हैं कि क्या इसराइल को आप तस्लीम करेंगे या आपका कोई इरादा है, क्योंकि अरब ममालिक कर रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने वो सवाल किया। और एक और सहाफ़ी हैं, वो उनकी भी 1-on-1 मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम कर दिया, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई। एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया था, एक और साहब हैं उन्होंने प्रोग्राम कर दिया था। तो जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से लोग मिलते थे तो वो कन्विंस करते थे, उनको अल्फाज मुझे नहीं पता क्योंकि मुलाकात तो उनकी होती थी, मेरी तो 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि उसके बाद इसराइल के लिए
एक गुंजाइश पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान में की जा रही थी, जिस पर तंग आके इमरान खान साहब ने 2021 में ये कहना पड़ा उनको कि भाई मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं इस जगह पे आके ये कर लेता हूँ। तो इसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से जब ये इतना सख्त मौक़िफ़ आया तो फिर खामोशी पैदा हुई। लेकिन इसके बावजूद जब मुलाकातें होती थीं सहाफ़ियों की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, तो वो अरबों की मिसाल ज़रूर देते थे कि अरब सबके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, वो इसराइल को भी तस्लीम कर रहे हैं, तो हम पीछे रह गए हैं। तो इस किस्म की वो बात करते थे। उसके बाद जो इंडिया के साथ ताल्लुकात का मामला है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इंडिया के साथ एक सुलह करना चाहते थे, एक दोस्ती करना चाहते थे, और वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छा रखना चाहते थे, और ये लड़ाई वाले जो मामला था इनको ख़त्म करना चाहते थे। ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, ये होना चाहिए। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये कहते थे कि कश्मीर को आप फ़िलहाल भूल जाएं, साइड पे रख दें, क्योंकि अगर आप कश्मीर को सामने रख के बात करेंगे इंडिया के साथ और मुज़ाकरात करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप कश्मीर को फ्रंट पे रखते हैं कि भाई ये कश्मीर का मसला पहले बैठ के हल कर लेते हैं, फिर बाकी मसाइल हल कर लेते हैं, तो फिर भारत बैठता ही नहीं है और वो फिर मसाइल सारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये बाजवा साहब को एक बड़ी दिक्कत थी। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए। भारत का भी ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान कश्मीर पे बाद में बात करेंगे, पहले दीगर इश्यूज़ के ऊपर, तिजारत पे बात करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं, कोई और चीज़ों पे बात करते हैं। तो भारत की ये ख्वाहिश होती है हमेशा से। तो बाजवा साहब उससे मिलती जुलती ख्वाहिश का इज़हार करते थे। हम एक मीटिंग कर रहे थे तो उसमें मैंने ये बल्कि मैंने भी उसमें प्रोटेस्ट किया, कुछ और सहाफ़ियों ने भी आवाज़ उठाई, बल्कि हमने ये कहा कि इतने साल तक कौम जो है वो कश्मीर की आज़ादी के लिए करती रही है और अब कश्मीर के नुक्ते को पीछे छोड़कर, तो उन्होंने कहा कि कब तक हम जो है वो गुमराह रखेंगे लोगों को। इस किस्म की उन्होंने बातें की। और बाजवा साहब भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे, किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते थे, और कश्मीर के मसले को वो कहते थे कि पीछे कर दो फ़िलहाल, बाकी चीज़ों को जो है वो लेकर चलते हैं, और वक्त आ जाएगा कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। ये बाजवा साहब का सोचना था। तो ये जो खबरें आ रही हैं ये बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गलत है, इसमें कुछ चीज़ें दुरुस्त हैं और कुछ चीज़ें मैंने सुनी हैं और कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ सोर्सेज के ज़रिए से। बहरहाल ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में बताएंगे कि अमेरिका को लेकर, अमरीकी अड्डों को लेकर, अमेरिका अगर पाकिस्तान की फ़िज़ाई रस्ते इस्तेमाल करना चाहता है तो इन चीज़ों को लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे क्या जवाब दिया था, और फिर मैंने ही सवाल उठाया था, तो फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने क्या कहा था। फिर कभी मौका मिलता है तो उस पर हम बात करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अभी कुछ और ख़बरें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा है कि इलेक्शन तो इमरान खान साहब को नहीं मिलेंगे और इलेक्शन हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह है, दोबारा इंतखाबात की ज़िद पूरी नहीं होगी। यानी इन सबको आइडिया है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कहाँ पहुँच गई है। अभी सिंध की तस्वीरें और वीडियोज़ देख कर इनको तो आसान ही ख़ता हो जाएंगे। अब तो ये चाहेंगे कि इलेक्शन अगले साल भी ना हो, 2023 में क्या 2024 में भी ना हो, लेकिन आना तो अल्टीमेटली इलेक्शन में ही पड़ेगा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। जैसे भी करें इलेक्शन में ही जाना पड़ता है सियासतदानों को, एंड ऑफ द डे उससे वो भाग नहीं सकते। दूसरा, बिलावल ने यह दावा किया है कि पीटीआई के अरकान ने इस्तीफ़े मंजूर ना करने के मामले पर स्पीकर के पाँव पकड़े हुए हैं। तो मामला यह है कि स्पीकर अनाउंस कर दें कि मैं 2 दिन के बाद सारे इस्तीफ़े मंजूर कर लूँगा। देख लेते हैं कौन सामने आता है। एक ही रुकन असम्बली है जो अदालत में गया और जाकर वहाँ से उसने कहा जी कि मैं तो इस्तीफ़ा मेरा नहीं है, और फिर उसको बहाल कर लिया गया और वो जाकर मुनहरिफ अरकान के अंदर शामिल हो गया। बाकी तो कोई भी नहीं आया सामने। और अगर बिलावल को ये लगता है तो स्पीकर उनकी बात ना माने, स्पीकर अपने पाँव छुड़ा लें और ये कह दें कि 2 दिन के अंदर मैं इस्तीफ़े दे रहा हूँ, वरना वो तमाम लोग मेरे पास आ जाएं जो नहीं चाहते कि उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाए। 2 दिन के अंदर मैं इस्तीफ़े मंजूर कर रहा हूँ। तो ये भी बिलावल साहब ने सिर्फ बड़क मारी है और एक पॉलिटिकल गिमिक है उनका। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी अजीब कही। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर वो बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं तालिबान के पाकिस्तान में आने, और ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि APS के बच्चों को जिन्होंने शहीद किया वो रिहा कर दिए गए, तो वो इमरान खान ने नहीं किए थे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए ज़िम्मेदार होती है कि मुज़ाकरात करने हैं या लड़ाई करनी है। पाकिस्तान के सियासतदानों को तो इसमें बहुत कम हिस्सा मिलता है हमेशा से। यानी अगर अच्छा हो जाए तो सियासतदान अपने गले डाल देते हैं, बुरा हो जाए तो दूसरे के गले डाल देते हैं। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है, बिलावल का ये स्टेटमेंट है, तो ये एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो इस्तीफ़ा दे के जाना चाह रही है। तो आप पंजाब की असम्बलियाँ तहलील होने दें, खैबर पख्तूनख्वा भी की तहलील हो जाएंगी, बिलावल साहब वहाँ से जाके इलेक्शन लड़ें और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाएं और पैसा देना बंद करें। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन से भाग रहे हैं
और पाकिस्तान को जितने भी खतरात हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से है और उन्होंने उन खतरात से निपटने में पाकिस्तान को मदद करनी है और उसमें से निकालना है। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको अब बना दिया गया है मुस्लिम लीग नून की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बड़ा और अहम ओहदा है। अब PMLN का अल्लाह हाफिज़, इससे पहले भी उन्होंने बहुत गुस्से वाली सियासत की है, लेट्स सी उसमें से क्या निकालती हैं। लेकिन मैंने एक दिन शहबाज शरीफ साहब को ये कहा था कि आपके बच्चों में लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को ये बात मेरी नागवार गुजरी थी, यानी वो कह रहे थे कि इमरान खान बमुकाबला हमज़ा शहबाज बड़ा तगड़ा हमारा लीडर बन रहा है। तो मैंने उन्हें कहा मियाँ साहब ज़्यादा हो गई है, चौधरी सरवर के लेवल पे आप हमज़ा शहबाज को रख लें, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें नहीं है। और मैंने 2-3 मरतबा उनको ये बात समझाई तो वो नागवार भी उनको गुजरी, उन्होंने बुरा भी मनाया। लेकिन अब वक्त ने साबित किया है कि नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी आगे आ रही हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, और शहबाज शरीफ साहब के बच्चे जो हैं वो पॉलिटिकली इमेच्योर और नकम्मे और लीडरशिप की क्वालिटी से आरी नज़र आए, उसकी वजह से वो बाहर हो गए। बहरहाल इमरान खान साहब की पार्टी ने अब एक दिया है वाइट पेपर मईशत के ऊपर। मैंने इसको 3 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया आपके लिए। एक्चुअली आपको बताते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि ये जो 8 महीने में महंगाई कितनी बढ़ी है, 45% तक बढ़ गई है ओवरऑल सारी महंगाई। और जो वाइट पेपर उन्होंने तैयार किया है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तीनों मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जो पहला हिस्सा है वो ये बता रहा है कि नून लीग का दौरे हुकूमत 2013 से 2018 तक इन्होंने कितनी तबाही फेरी थी। यानी PTI ने क्या किया, अपने से पहले और अपने बाद दोनों अदवार का मुवाजना अपने दौर के साथ किया है। बेहतरीन वाइट पेपर है, मेरे ख्याल में साइंटिफिक है। 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौर में करंट अकाउंट खसारा, जब वो हुकूमत छोड़ कर गए तो खसारा 19 अरब 20 करोड़ डॉलर था। 2018 में स्टेट बैंक के जो ज़खायर जो वो छोड़ कर गए वो 9 अरब 40 करोड़ डॉलर थे। 2013 से 2018 तक जो पाकिस्तान की बरामदाद हैं उनमें 10 अरब डॉलर की कमी हो गई थी। यानी जरदारी साहब के दौर में ज़्यादा थी, नवाज शरीफ के दौर में 10 अरब डॉलर की कमी हो गई थी। 2013 से 2018 तक दरामदाद बढ़कर 23 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। जो बाहर से चीज़ें मंगा रहे थे वो ज़्यादा हो रही थी। 2018 में GDP पर कर्जा 64% तक बढ़ गया था। 2013 से 2018 तक ज़राअत और सनती शोबों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। दोनों शोबों में कोई सरमायाकारी नहीं की गई। सर्कुलर डेप्थ जो 1.6 ट्रिलियन का उसमें इजाफा हुआ था। मुस्लिम लीग नून ने 2018 में मुल्क को तवानाई के बदतरीन बहरान से दो चार किया। जब वो छोड़ कर गए थे तो हालात ऐसे ही थे, क्योंकि बहुत महंगे मनसूबे लगा लिए थे, बिजली बना नहीं पा रहे थे। अब PTI का दौर आ गया। PTI ने डूबती हुई मईशत को सहारा दिया उनके बकौल, और PTI ने इक़्तिदार संभालने के बाद 32 अरब अमरीकी डॉलर के कर्जे लिए। PTI दौर में कोरोना के बावजूद GDP ग्रोथ 6% तक गई और 2 सालों तक गई। PTI ने करंट अकाउंट खसारे को लगातार कम किया। मार्च 2022 तक स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो 16.2 अरब, पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 16.2 अरब डॉलर तक पहुंच गए। PTI ने कोरोना और महंगाई के बढ़ने के बावजूद 55 लाख नई मुलाजमतें पाकिस्तान में पैदा की। ज़रूरी शोबे में 4.4% का इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 11% का इजाफा हुआ। सनत में 7.2% का इजाफा हुआ। PTI के दौरे हुकूमत में बरामदात में 32 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, और तरसीलात ज़र या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो 31 अरब डॉलर तक पहुँच गए। PTI के दौरे हुकूमत में 6.15 ट्रिलियन रुपए, 6.15 ट्रिलियन रुपए की टैक्स वसूली मुमकिन हुई। रिकॉर्ड था उस दौर में। PTI ने बैनुल अक़वामी मार्केट में इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम रखी। इंतहाई महंगाई के दौर में भी PTI ने अवाम को रिलीफ पैकेजेस की पेशकश की। IT के शोबे में PTI ने तकरीबन 47% जो है वो इजाफा किया था। इसके अलावा PTI के दौरे हुकूमत में करंट अकाउंट खसारे में हर महीने 2 अरब डॉलर की कमी वाक़ई होती रही। अब आ जाए PDM का दौरे हुकूमत। PTI का दौर ख़त्म हुआ, PDM का दौरे हुकूमत आ गया। महंगाई की शरह जो है वो नई बुलंदियों पर पहुंच गई। मार्च 2022 के बाद आटा, घी, पेट्रोलियम मसनूआत और घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा हुआ। मार्च के बाद से लेकर अब तक 8 माह में स्टेट बैंक के ज़खायर 5.81 अरब डॉलर तक गिर गए, यानी वो 11 अरब डॉलर बीच में गायब हो गया। PDM के दौर में 15 लाख टेक्सटाइल मुलाजमीन नौकरियों से फारिग हो गए। 8 माह में डिफ़ॉल्ट होने का खतरा 5% से बढ़कर 90% तक हो गया।
8 माह में बरामदात और तरसीलाते ज़र में $2 अरब बहाना की कमी वाक़ हुई। ओपन और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने रिकॉर्ड बुलंदियों को छुआ है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम के दौरे हुकूमत में, और डॉलर जो 179 पे था वो 240 तक भी गया, फिर 224 पे है, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस जो है ओपन मार्केट के अंदर वो 255 से 260 के बीच में इस वक्त घूम रही है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत सारी जगहों से जो आती थी वो अब नेगेटिव हो गई है, उसको मनफी कर दिया पीडीएम के दौरे हुकूमत ने। तो ये पाकिस्तान के साथ तबाही की है इन्होंने, वाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।